तुले आइयो माई शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 765, दिन शुक्रवार, तारीख 13 अक्टूबर 2023। और हमारे बीच में आदरणीय वागी शर्मा जी, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, और हमेशा कोई ना कोई नया विषय लेकर आते हैं और एक्सटेम्पोर बोलते हैं। मतलब यानी कोई ऐसा नहीं कि कुछ अपना पता नहीं कहाँ गागर से सागर में भर देते हैं आदमी। तो अब उनका आज का टॉपिक है आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबंधन, यानी कि आज उसका डे भी है और विशेष रूप से इन्होंने अपना डे लिया है। अब मैं आदरणीय पांडे साहब से कहूंगा कि दो सब आदरणीय वागी जी के समय कहें। आदरणीय पांडे जी। धन्यवाद श्री अरविंद शर्मा जी। मैं काफी दिन के गैप के बाद में उपस्थित हो रहा हूं, दौड़ भाग में था, लेकिन वागी शर्मा जी का इतना बड़ा आकर्षण है कि मैंने जब देखा तो मैंने कहा नहीं, अब विषय भी इस तरह का था। हमारे बीच में जो वक्ता लोग हैं उनमें वागी शर्मा जी का एक अलग से शैली है, अलग से विषय चुनते हैं और उसका जो सामग्री है वो अलग से ही देते हैं। उनकी विषय जो मैं समझता हूं, अगर मैं कहना चाहूं तो विषय छोटा सा होगा लेकिन उसके अंदर सामग्री ज्यादा देते हैं। जैसे बहुत सारे विषय बोल चुके हैं और लगातार जैसे जीवनियां भी बोली हैं इन्होंने, मथुरा वृंदावन के बारे में भी मुझे याद आता है। और भी जो कुछ विषय लेते हैं उसके बारे में कुछ सामग्री ऐसी होती है कि लगता है कि इसमें कितने ज्यादा सामग्री बोलेंगे। तो आज का भी विषय मुझे ऐसा ही लग रहा है। और आपकी शैली, जैसा आपने कहा कि बहुत धारा प्रभाव प्रभावशाली शैली है। हमारे इस मंच के बड़े स्थायी स्तंभों में है श्री बागी शर्मा जी, श्रोता के रूप में भी और वक्ता के रूप में। सुप्रीम कोर्ट के विद्वान अभिवक्ता हैं तो शैली तो प्रभावशाली होनी ही चाहिए, और तर्क भी रहते हैं, तथ्य भी रहते हैं, सभी बात है। तो हम बहुत आभारी हैं इनका स्वागत है। और अरविंद शर्मा जी के को भी हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने दोबारा से अपना प्रयास कर करके इसको फिर दोबारा से चालू कर दिया है स्वाध्याय चिंतन के मामले में। तो मैं श्री वागी शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। श्री वागी शर्मा। सभी को प्रणाम। और पुनः आपके सामने एक नए विषय के साथ आ रहा हूँ। और सर्वप्रथम माँ गायत्री को वंदन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय मां। जैसा कि आप सभी को श्रद्धेय अरविंद शर्मा जी ने बताया कि आज आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। पहले जैसे जैसे समाज ने भी तरक्की की, तकनीक ने भी तरक्की की और सोशल मीडिया ने भी तरक्की की, और उसी सब का प्रभाव है कि हम धीरे धीरे आपदाओं, जैसे जैसे आपदाएं बढ़ती जा रही हैं, निसंदेह इसके पीछे हम ही हैं। आपदाएं हम खुद ही मोल लेते हैं, और उसी हिसाब से ये समय की जरूरत भी पड़ी कि हम जैसे जैसे कोई दिक्कत आती है उसका समाधान भी हम ढूंढने की कोशिश करें। आपदा प्रबंधन भी एक उसी तरह का है। आज आप दिवस है, अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाए जाने लगे कि अखबार से ही पता चलता है कि ये आज कोई दिवस है या कल दिवस। यदि हम देखें तो ये दिवस जोखिम की जागरूकता और आपदा के न्यूनीकरण की वैश्विक संस्कृति को बढ़ाने के लिए एक कारगर कदम उठाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये दिवस देवऋषि जी जरा चाय और रसगुल्ला बाद में ले लेना। तो ये दिवस जोखिमों पे लगाम लगाने के महत्व से के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, जिसका आजकल आम लोग सामना कर रहे हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए आपदा से जोखिम और जीवन, स्वास्थ्य और आजीविका में जो नुकसान होते हैं उनको कम करने की दिशा में जो भी प्रगति होती है उसको स्वीकार करने का अवसर प्रदान करता है। IDDRR, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो इसका वैसे इंग्लिश, क्योंकि कई बार
कुछ शब्द हिंदी में इतने उनका जो प्रस्तुतिकरण ऐसा होता है, जोखिम न्यूनीकरण का अंतरराष्ट्रीय दिवस, और आप कहेंगे अच्छा आईडी आ रहा है, अच्छा ठीक है, ओके, समझ गया। ये एक अंतरराष्ट्रीय दिवस है जो प्रत्येक नागरिक, न केवल नागरिक बल्कि सरकार को भी आने वाली आपदाओं के प्रतिरोध या उसकी प्रतिरोधी क्षमताओं के या उसके समुदाय और राष्ट्रों के निर्माण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है कि किस तरह से हम इन सब का सामना करें। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय दशक की घोषणा के रूप में 13 अक्टूबर को आपदा न्यूनीकरण के लिए मनाया था। 2002 में एक प्रस्ताव पास किया गया था और जिसमें महासभा ने रोकथाम, शमन और तैयारियों सहित प्राकृतिक आपदा के न्यूनीकरण की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक, जैसे है ना, एक कैरियर के रूप में, एक वाहन के रूप में, एक वार्षिक उत्सव के रूप में मनाने का इसका निर्णय था। और 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 13 अक्टूबर को इस दिन की आधिकारिक रूप से घोषणा की थी और इसको नामित करने का निर्णय लिया। और इसीलिए, केवल और केवल इसी कारण से अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस का इसे नाम दिया गया। हालांकि बाद में इसमें जोखिम शब्द भी जोड़ दिया गया। हमारे अंदर एक उत्कंठा रहती है, नैसर्गिक हो रहता है कि ये दिन मनाया क्यों जाता है। कायदे में यदि हम देखें तो ये दिन इस बात का जश्न मनाता है कि कैसे दुनिया में लोग और समुदाय और सरकारें आपदाओं के प्रति अपने जोखिम को कम करने के बारे में सोच रहे हैं या कम कर रहे हैं, या आपदाओं पर जो आने वाली आपदाओं पर के जोखिम को पर लगाम लगाने के बारे में क्या कार्य कर रहे हैं और उस पर जो कर रहे हैं उसका महत्व कैसे लोगों को बता रहे हैं या जागरूकता बढ़ा रहे हैं। हर साल आज ही के दिन 13 अक्टूबर को आयोजित होने वाले इस दिन को दुनिया भर के समस्त लोग, समुदाय ये बताने के लिए मनाते हैं कि देखिए हमने इस क्षेत्र में ये काम किए और अब हम धीरे 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 इसके महत्व को समझ रहे हैं और समाज में, देश में, राष्ट्र में, समाज में, सब में इसकी जागरूकता बढ़ रही है। प्राकृतिक आपदाएं हैं सब, बाढ़ है, भूकंप है, तूफान है, सुनामी है, ज्वालामुखी है, हिमस्खलन है, भूस्खलन है, ये सब जनरली इनको प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। और अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण का मुख्य स्थापना भी इन्हीं खतरों को कम करने के लिए या इस तरह की अपने सामूहिक प्रयास करने के लिए, उन्हें विकास करने के लिए कि जिससे कि ये सब घटनाएं न्यूनतम हो सकें, क्योंकि आप रोक तो सकते नहीं प्रकृति की आपदाओं को, और उनका प्रभाव कम हो जाए। यदि टेक्निकली रूप से यदि हम देखें तो तैयारी या दीर्घकालीन जोखिम को न्यूनतम करने के जो उपाय हैं उनको हम आपदा नियंत्रण करने के लिए या आपदा के प्रभाव को करने वाली समस्त कार्रवाइयों को, जिनसे कि आपदा के घटित होने की पूर्व ही हम उसका के बारे में जानकारी हासिल करें, जिससे कि हम उसको मैनेज कर सकें। डिजास्टर मैनेजमेंट भी यही है। इसमें मानव जनित दुर्घटनाओं के खतरे को कम करने के उपायों का नियोजन और क्रियान्वयन भी है। जरूरी नहीं है प्राकृतिक ही हो, कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं कि जो मानव जनित होती हैं। अच्छा, ये जो एनडीएमए है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन, जो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, डीम्ड प्रेसिडेंट, और इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो प्राकृतिक या मानव निर्मित हर तरह की आपदाओं की प्रतिक्रिया का समन्वयन करना या उसको कंट्रोल करना या उसके को प्रतिरोध या संकट की स्थिति में ऐसी क्षमता का निर्माण करना कि जिससे कि हम उसके होने वाले दुष्प्रभावों को, नुकसानों को कम कर सकें। प्रधानमंत्री के अलावा इसमें 9 सदस्य होते हैं जो कि विशुद्ध रूप से प्रधानमंत्री द्वारा ही नामित होते हैं। यदि हम वाइड स्प्रेड देखें तो इसका उद्देश्य जोखिम की जागरूकता और आपदा
डिजास्टर को न्यूनीकरण की संस्कृति को बढ़ावा देना है। सबसे पहले यदि हम काफी और पीछे जाते हैं, 1989 में सबसे पहले ये जोखिम न्यूनीकरण बनाया गया था। मुझे हंसी सी आई क्योंकि 1989 में मेरी शादी हुई थी और तब ये आपदा न्यूनीकरण वर्ष का शुभारंभ उन्होंने कर दिया। जोखिम की जागरूकता को कैसे कम करना है, इसके प्रति ये है। दो 2015 में संयुक्त राष्ट्र का जब तीसरा अधिवेशन हुआ, उसके विश्व सम्मेलन को जापान में आयोजित किया गया और प्राकृतिक आपदाएं जितनी जापान ने झेली हैं संभवतः किसी ने नहीं झेली। वहां बहुत ज्यादा आपदाएं आती और अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इस चीज की तरफ कदम बढ़ाया, इस चीज को याद दिलाया कि आपदाएं स्थानीय स्तर पर सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। जीवन की हानि, समाज संपत्ति की हानि और हर तरह की सोशल, फाइनेंशियल और हर तरह का लॉस होता है। आप सभी जानते हैं कि अब तक की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा 2000 के बाद हुई, उसमें हिंद महासागर में जो सुनामी आई थी। 2004 में एक भूकंप आया था जिसमें हिंद महासागर में एक चक्रवात आया था, करीब 2 लाख के करीब उसमें मृत्यु हुई थी। और इस चक्रवात का असर भारत सहित श्रीलंका और म्यांमार के क्षेत्रों में भी हुआ। अदरवाइज भारत में सबसे ज्यादा जो आपदाएं हैं वो आप देखते हैं, सूखा है, कहीं बाढ़ है, कहीं चक्रवात है, तो कहीं भूकंप है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से जैसे जैसे पहाड़ी क्षेत्रों पर निर्माण बढ़ते जा रहे थे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस या फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइंस के बाद पहाड़ी इलाकों पर जो अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन उस पर रोक लगी है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर भूस्खलन या हिमस्खलन या वनों में आग या शिलाखंडों का टूट कर गिरना, ये सब हिमालय से संबंधित जितने भी अनेक राज्य हैं उनमें अब भी होती रहती है। वैसे हम देखें क्योंकि भारत में अनेक प्रकार की जलवायु आती है, अनेक प्रकार के मौसम होते हैं और उसी हिसाब से आपदाएं भी भारत में इसलिए ज्यादा आती है। जल और जलवायु जब भी परिवर्तन होता है, कोई ना कोई आपदा आ जाती है। भूवैज्ञानिक होती हैं, ऐसी आपदा आ जाती है, जैविक आपदा आ जाती है, औद्योगिक आपदा आ जाती है, परमाणु की भी आपदा आ जाती है, या फिर मानव निर्मित आपदा तो आती ही रहती है। यदि हम कंसोलिडेशन में देखें तो हर वर्ष पूरी दुनिया में करीब 6,500-7 हजार प्राकृतिक आपदाएं घटित होती है। और 2022 जो पिछले साल का अधिवेशन था, उसमें 26 प्राकृतिक आपदाओं का पूरे रूप से कंसोलिडेटेड करके यूएसए ने इसका एक अनुभव किया गया, क्योंकि उस वर्ष 2022 में सबसे ज्यादा आपदाएं आई थी, ये माना गया है। एक ही वर्ष में 20 प्राकृतिक आपदाएं घटित होने के साथ साथ इंडोनेशिया नंबर 2 पर रहा था। पिछले साल यूएस में 26 तो इंडोनेशिया में 20 आपदाएं आई। हालांकि यदि हम तैयारी की गतिविधियां होती हैं, उनका जो सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो है सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से स्थानीय चेतावनी या सामुदायिक जो निकाय होते हैं, छोटे छोटे निकाय होते हैं, ग्राम सभा या फिर निकाय अलग जो होते हैं, उनमें समस्त योजनाओं के बारे में जानकारी देना, आपदा से संबंधित टीमों को इकट्ठा करना और स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर, प्रादेशिक स्तर, जिला स्तर पर, उसके बाद स्थानीय स्तर पर इन सब का आपूर्तियों का भंडारण करने के माध्यम से यदि हम कोई प्रशासनिक स्तर पर तैयारी करते हैं, वो सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाओं पर लगाम लगाने में कामयाब होता है। अब देखिए, अचानक आई हुई कोई भी आपदा या कोई भी घटना पूरे समाज को प्रभावित करती है और उससे न केवल अपन लोग या केवल प्रभावित लोग बल्कि आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं और स्थानीय संसाधनों का भी नुकसान हो जाता है। और इसी
सारे जो कैजुअलिटीज होती है या इस तरह के जो लॉसेस होते हैं उन्हीं को हम आपदा कह सकते हैं। समुदाय में जो खतरनाक परिवेश होता है या असुरक्षा की स्थितियां होती हैं, तबाही से या नुकसान से निपटने के लिए वो सब पर्याप्त नहीं होती, और उन सबको पर्याप्त हम तभी कर सकते हैं यदि हम उनके बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, उनके एडवांस में उनके बारे में कुछ तैयारी कर देते हैं। यदि हम कुछ आंकड़े देखें तो बहुत पुरानी बात है, नील नदी पे या पीली नदी पे बाढ़ आई थी करीब आज से 150 साल पहले, 1880 85 की बात है, और उसमें 20 लाख लोगों की मौत हुई थी, और उस आपदा को सबसे बड़ी आपदा माना गया था। तो इस बाढ़ में चीन के करीब करीब 50,000 स्क्वायर मील इलाके में पानी ही पानी था, और आप सोच लीजिए 50,000 मील कितना बड़ा एरिया होता है। इससे न केवल जान माल की बल्कि हर तरह की तबाही हो गई थी, और बिल्कुल ऑलमोस्ट 20 लाख लोगों की मौत एक बहुत बड़ा, वो भी 150 साल पहले आंकड़ा होता है। और इसी के बाद जब इतनी बड़ी आपदाएं आती हैं, चाहे वो भुज में आया हो भूकंप हो, या फिर कोई सुनामी आती हो, या फिर हिमालय के क्षेत्रों में आने वाले ये खतरे हो, या फिर पिछले वर्ष बाढ़ की तबाही है, इस तरह की आपदाओं से जो संपत्तियों को और जीवन को नुकसान पहुंचाता है, उसी को कंट्रोल करने के उद्देश्य से ये डिजास्टर मैनेजमेंट का एक नया डिपार्टमेंट शुरू किया गया, कि जिससे कि जीवन और संपत्ति को नुकसान को न्यूनतम किया जाए और सुरक्षित किया जाए। इस सबसे व्यक्तियों या संपत्तियों को कम से कम नुकसान बनाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को सक्षम बनाया जाए, और इसी दिशा में चलते हुए न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि राज्य आपदा प्रबंधन की प्रणालियां और संस्थानों के क्षमतावर्धन, जैसे कि सिविल डिफेंस है, इस तरह के बहुत सारे, या फिर भारतीय स्काउट्स एंड गाइड्स है, इस तरह के लोगों को इसमें जोड़ा गया, जिससे कि सामाजिक रूप से लोग जुड़े और इसमें अपना भागीदारी किया। इसके अतिरिक्त आदमी को अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता, विशेष रूप से पानी की स्वच्छता के बारे में बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से तो जागरूक किया गया, क्योंकि जोखिम न्यूनीकरण की रणनीतियों में यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब आपदा आती है तो उस समय सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बिजली पानी की। आप बिजली के बिना रह सकते हैं, लेकिन साफ पानी की जो स्थिति है वो बहुत दुस्सह हो जाती है। और इन्हीं संभावित खतरों को निपटने के तरीकों के बारे में जो जागरूकता की तरफ बढ़ाए हुए कदम हैं, उन्हीं को देखकर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के रूप में एक ऐसा संगठन तैयार किया गया जो आपदाओं के प्रबंधन की तैयारियों को कैसे किया जाए, इस बारे में एक कंस्ट्रक्टिव रिपोर्ट बनाए और जनता को, समाज को और राज्यों को अपने स्तर पर इस तरह से शिक्षित करे कि जिससे कि लोग इसके बारे में अधिक से अधिक जाने और इसको कंट्रोल कर सके। हालांकि इस सबसे ज्यादा जरूरत जो थी वो इस बात की थी कि चेतावनियां हमें समय से पूर्व मिल जाएं या भविष्यवाणियां समय से पूर्व मिल जाए, तो ऐसी प्रणाली को स्थापित करना कि जिससे कि हम इन खतरों को, यदि हमें बहुत पहले पता चल जाता है तो हम इन खतरों को से अवगत हो जाए। सबसे ज्यादा है जोखिम क्षेत्र में जो भी मतलब इसके पीछे कारण जो स्टडी की गई उसमें यह था, या किस तरह से जो एक्सपर्ट्स ने अपने क्वेश्चनियर तैयार किया, उसमें एक कारण सबसे बड़ा वो ये था कि जो जो जोखिम वाले क्षेत्र है वहां पर आबादी को न्यूनतम किया जाए, भूमि के अच्छी भूमि के उपयोग के बारे में अच्छी योजना बना जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपदा रोधी भवन का निर्माण किया है, ऐसे कंस्ट्रक्शन ऐसी की जाए जिनसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट किया जाए या फिर आपदा की स्थिति में नुकसान को सबसे कम से कम किया जाए।
आपदा घटने से पहले ही जोखिम को करने के तरीके हमें ऐसे तलाशें कि जिससे कि हमें किसी भी प्रकार की आपदा का सामना ना करना पड़े, और यदि आपदा आए तो हम उसको कम से कम करें। और आपदा घटने से पहले, आपदा आने से पहले उसके जोखिम को हम मिनिमाइज कर दें, सामुदायिक जागरूकता की दें, और सबसे ज्यादा जरूरत है शिक्षा। भारत में मुख्य रूप से आपदा प्रबंधन के 4 चरण: शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और रिकवरी। इस मॉडल का उपयोग सरकार द्वारा अनेक क्षेत्रों में आपदा से पूर्व और आपदा के प्रभावों को प्रभावी ढंग से इम्प्लीमेंटेशन के लिए किया जाता है। हालांकि इसमें बहुत जरूरी नहीं है कि हम सफल हो जाएं, लेकिन इसके सुधारों में या इनके इम्प्लीमेंटेशन से हमको सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है वो इस बात का फर्क पड़ता है कि मृत्यु दर और जनसंख्यिकीय सुधार हो जाते हैं। मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है और जनसंख्या में सुधार होता है। भूमि की हानि बहुत कम हो जाती है। भूमि की हानि को रोकना होता है। पूंजी का विनाश भी हम डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू ही रोक सकते हैं। आर्थिक संकट जब आता है तो बहुत डिजास्टर मैनेजमेंट एकदम आर्थिक संकट आता है, एकदम एक अच्छा खासा एक भवन होता है उसको बिल्कुल खत्म हो जाता है। और उसके साथ साथ सर दिक्कत क्या होती है, दोषारोपण होने लगता है एक दूसरे के ऊपर। हर एक को ये चाहता है कि मैं बचा रहा हूं और सामने वाले को बलि का बकरा बना के काट दिया जाए। और इसी का परिणाम ये भी होता है सर कि जो सामाजिक है शांति है वो भंग होने लगती है और समाज में अशांति व्याप्त होने लगती है। दीर्घकालीन संरचनात्मक परिणाम जो होते हैं हमारे, वो ये होते हैं कि समाज का पतन हो जाता है, आर्थिक की स्थिति खराब हो जाती है, हमारा जो मैनेजमेंट है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ध्वस्त हो जाते हैं। न केवल प्रॉपर्टी का नुकसान होता है बल्कि हमारी जो प्लानिंग होती है सब हो जाती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत यदि एनआईडीएम को हम मानव संसाधन के विकास, क्षमताओं के निर्माण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, प्रलेखन या फिर उसका इंटरप्रिटेशन, नीतिगत एक्सपेरिमेंट्स या फिर उनके लिए वकालत करने वाली ऐसी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं कि जिससे कि हम मैक्सिमम प्रबंधन करते हैं। आपदा प्रबंधन का जो है एनआईडीएम का जो ऑफिस है वो नई दिल्ली में स्थित है। और 2009 के बाद से जो इसका मेन मोटिव रहा वो सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी भारत का निर्माण करना है। आप पहले से ही ऐसी तैनातियां करें या पहले से ही अपने आप को इस तरह की स्थितियों से वाकिफ करा दें कि जिससे कि आपदा की स्थिति में हम अपने आप को बेटर महसूस कर सकें, बेटर स्थिति में रख सकें। राज्यों को इंडिपेंडेंट रूप से, देखिए जरूरी नहीं है कि दिल्ली की जो स्थिति है वही स्थिति उत्तराखंड की हो और वही स्थिति तमिलनाडु की हो। दिल्ली की भौगोलिक स्थिति अलग है। वहां के लिए आप देखिए बाढ़ का खतरा दिल्ली में आ सकता है, दिल्ली में सूखे का खतरा नहीं आ सकता, दिल्ली में बहुत ज्यादा चट्टानों के खिसकने का खतरा नहीं आ सकता, जबकि उत्तराखंड में उल्टा है। तो मेन मोटिव हमारा ये रहता है कि सब विभिन्न राज्यों को अपना अपना आपदा प्रबंधन अपनी स्थितियां परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उनको यदि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है तो वो प्रोवाइड कराई जाती है। बहुत ज्यादा संवेदनशील स्थानों पर जहां पर इस तरह की स्थितियां बहुत ज्यादा आती हैं तो वे पूर्व में तैनात करने के लिए ही एडवांस में वहां पे ऐसे लोगों को एनडीआरएफ का गठन कर दिया जाता है कि जिससे कि वो स्वयं सब कुछ अपनी आपदा के से निपटने में या इस तरह की स्थितियों परिस्थितियों को निपटने की स्थितियों को तैयार करने में सक्षम बन जाए। प्रोत्साहन देना होता है सर।
और इस प्रोत्साहन देने के लिए हमें कोई बहुत ज्यादा कोई एफर्ट करने की जरूरत है, लेकिन हमारी मानसिक सोच को हमें डेवलप करना होगा। आपदा किसी समुदाय या समाज के कामकाज में गंभीर व्यवधान पैदा करती है, जिससे कि मानव की जीवन की, समाज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की, आर्थिक या पर्यावरण की, हर तरह के जो प्रभाव हैं वो सब प्रभावित होते हैं। सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ता है। और जो प्रभावित समुदाय है वो अपने जो संसाधन होते हैं उसके, उनके ऊपर एक ऐसा एम्बार्गो लग जाता है कि वो उनको उपयोग करने में फिर सक्षम नहीं रहता। और इसी सब उस स्थिति में जब वो आता है तो उसको बहुत ज्यादा आपदाओं के प्रति आपको संवेदनशील बनना पड़ता है। उसके जीवन को संवेदनाओं से केवल केवल आप आर्थिक रूप से भी उसे मजबूत कर सकते हैं, सामाजिक रूप से, लेकिन उसे मानसिक रूप से भी आपको मजबूत करना पड़ता है। और आज का जो दिन है ये केवल और केवल उन संवेदनशीलता और जीवन, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य से होने वाले जितने भी नुकसानों हैं उन्हें दूर करने के लिए कैसे हम इन्हें दूर करें, उस प्रगति हमने उन क्षेत्रों में क्या क्या की है उनको पहचानने का एक मौका देते। हर साल ये दिन दुनिया में उन लोगों और समुदायों को सम्मानित करने का दिन है जो आपदाओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता को कम करने और उसके आने के बाद उसके खतरों को कम करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। आपदा आने के बाद तो बहुत लोग सामने आते हैं, कुछ लोग जो एडवांस नहीं तैयारी करते हैं या फिर तैयारी कराते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, वो बहुत ज्यादा काउंट करते हैं। विनाशकारी मौसम की जो घटनाएं होती हैं या और प्राकृतिक या आपदाएं होती हैं वो उनमें लचीलापन की एक गुंजाइश रहती है। आर्थिक विकास अलग है, लेकिन यदि आप समय से आप किसी को उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं तो उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और उससे वो बड़ा, हालांकि ये बहुत लचीला विषय है, बहुत ज्यादा आप हर एक का अपना अपना सोचने का ढंग होता है। सपोज आप किसी से कहते हैं कि भाई ये आप जरा यहाँ संभल के चलिए, आप भूकंप रोधी क्षेत्र हो, तो बहुत से लोग तो इसको कहेंगे अच्छा भूकंप रोधी क्षेत्र चला, यहाँ जाके जोखिम लेते हैं। लेकिन अधिकतर लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो जोखिम को कम से कम लें। जोखिम और नुकसान को कैसे कम किया जाए, इस क्षेत्र में कैसे हमारी आजीविका, कैसे हमारा समाज, कैसे हमारे सामाजिक संरचना कम से कम प्रभावित हो, इसको रोकने का, इसका कंट्रोल करने का ही ये आपदा प्रबंधन है। एनडीआरएफ आप देखिए, एनडीआरएफ कहीं पर भी कोई चाहे बाढ़ आए या भूकंप आए, एनडीआरएफ की टीम तुरंत भागती है। उन लोगों को, हालांकि वो पहले से भी उन क्षेत्रों में पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां पर ये संभावना हो, लेकिन यहाँ कहीं ऐसा कुछ हो जाता है उसके बाद वो सबसे पहले पहुंचने वाले होते हैं। और जो है आज का दिन है, मैं यदि इसे शॉर्ट में कहूं तो ये आज का दिन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है, ऐसा वार्षिक आयोजन है कि जिससे कि हम अपने सरकार को, अपने समाज को इन सब चीजों से अवगत कराएं कि आज का दिन हम आपदाओं के या जोखिमों को कैसे कम किया जाए। स्थितियां परिस्थितियों के ऊपर हर एक का वश नहीं होता, आप स्थिति परिस्थितियों को कंट्रोल करके ही कर सकते हैं। और संयुक्त राष्ट्र ने भी केवल और केवल जितनी भी जोखिम या जो तबाहियां आती हैं वैश्विक स्तर पर, उनको कम करने की दिशा में उठाए जा रहे कदम में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या किया जा सकता है, इसी का आह्वान करने के लिए ये घोषित किया था। और अब धीरे 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 इसको न्यूनीकरण करते करते, हालांकि बहुत सारी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां, ऐसी डिवाइसेस अब इन्होंने इजाद कर ली हैं कि जिनसे कि हम काफी हद तक कुछ सारी आपदाओं को रोकने के, जैसे बाढ़ के बारे में तो आजकल हो ही गया है। आप देखते हैं, हम तो एनसीआर के रहने वाले हैं कि अभी जमुना का पानी बढ़ने वाला है, आज वहां से छूटेगा, कल शाम तक पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच जाएगा, आप लोग अपने अपने स्थान पर पहुंच जाए। पहाड़ी क्षेत्रों में भी कहा, कुछ वो इंटीमेशन देते हैं कि भाई बाढ़ का खतरा। सुनामी के बारे में तो आप देखते हैं वो पहले से ही बता दिया जाता है कि सुनामी, ये सब वास्तव में एक
अचानक होने वाली बातें नहीं है, इनके पीछे एक पूरा स्थितियां, परिस्थितियां, पूरी सरकारों ने के प्रभाव रहे हैं, जिन्होंने इसमें बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। आप देखिए, आपदा के प्रयोग से लोग विस्थापित हो रहे हैं। साउथ अफ्रीका के एक शहर है जोहानिसबर्ग, वहां पानी नहीं है, पूरा शहर खाली हो गया क्योंकि वहां पानी नहीं है। अनेक क्षेत्रों में, विश्व में ऐसी जगह है जहां विनाशकारी घटनाएं हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत सारी चीजें, अब ग्लोबल वार्मिंग एक प्राकृतिक आपदा के रूप में बढ़ती जा रही है और इसके परिणाम बहुत हानिकारक हैं। और इनको कैसे मिनिमाइज किया जाए, इस क्षेत्र में विश्व स्तर पर काम चल रहा है। आपदाएं सामान्य रूप से, सामान्य स्थितियों में निम्न और मध्यम आय वाले, डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज होती है और विस्थापितों की संख्या भी वहां पर सबसे ज्यादा किसी भी ऐसी स्थिति परिस्थिति के बाद सामने आती है। जबकि अन्य जो विकसित देश हैं, उनका चाहे वो उन्होंने अपने जो बिल्डिंग्स है ऐसी बनाई हैं, चाहे वो उन्होंने आपदा कंट्रोल के लिए ऐसे ऐसी डिवाइसेस लगाई हुई हैं, या फिर आपदा के बारे में उन्होंने इतनी जागरूकता अपने समाज में फैलाई हुई है कि वो उसको धीरे धीरे, इतना उनके गंभीर परिणाम नहीं होते जैसे जितने के डेवलपिंग कंट्रीज में। मध्यम वर्ग या जो निम्न वर्ग है, उसको सबसे ज्यादा इस सबका फर्क भी पड़ता है, क्योंकि किसी भी आपदा के आने के बारे में, किसी भी आपदा के आने पर उन्हीं के लिए रोजगार, रोटी पानी की, सब भूख और गरीबी की समस्याएं आ जाती हैं, और हम इनको तो कमी तो कर सकते हैं, इनका हमारे पास कोई समाधान अभी तक नहीं था। जो आपदा न्यूनीकरण 2022 का जो वर्ष में आयोजन हुआ था, उसकी जो थीम थी उसमें थी प्रारंभिक चेतावनी। अंतरराष्ट्रीय दिवस पर इसको इस हिसाब से डेवलप किया गया था कि 2030 तक लोगों के लिए खतरों की पूर्व चेतावनी की प्रणालियों को या आपदा जोखिम की जानकारियों और आकलन को की उपलब्धता इतनी बढ़ा दी जाए कि हर एक व्यक्ति की जानकारी में सीधे हो कि कब या चेतावनी आ रही है। आप लोगों का मुझे जानकारी नहीं है, अभी आजकल मोबाइल फोन्स पे एक मैसेज आता है, उसकी बीप अजीब सी बजती है, वो भी आपदा प्रबंधन के बारे में, और एक डिवाइस डेवलप की है इन्होंने, वो हर एक मोबाइल पे आती है कि कोई भी यदि कैजुअलिटी हो या कोई ऐसी आपदा के बारे में कोई ऐसा संकेत हो, तो उसके बारे में तुरंत सूचना पूरे बटन दबाते ही पूरे देश में जितने मोबाइल धारक हैं सब हो जाए। 2022 के अधिवेशन में जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने ये घोषणा इस लक्ष्य के साथ प्रस्तुत की थी कि उनको ये महसूस हुआ कि इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये संयुक्त राष्ट्र सुनिश्चित करना चाहता है कि पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आपदा के बारे में, आपदा आने से पूर्व चेतावनी दे दी जाए, जिससे कि वो अपने आप को आपदा से होने वाले नुकसान के बारे में मिनिमाइज करने की कोशिश। हालांकि आप देखते हैं बहुत विनाशकारी आपदाएं आ जाती हैं, जबकि देखिए टोटल जो आपदाएं आती हैं उनमें सबसे ज्यादा करीब करीब 40-45% आपदाएं जो आती हैं वो बाढ़ कार्य विनाश है। उसके बारे में बाढ़ से संबंधित यदि चेतावनियों को हम काफी समय पूर्व दे दें, जनरली हम 12, 14, 15, 24 घंटे पहले देते हैं, और उस चेतावनी के यदि आप 1-2 दिन पहले दे देते हैं तो उससे जो है 30-40% कम हो जाता है। लेकिन यदि चेतावनी 4-5 दिन पहले किसी तरह आ जाए तो हम इसको रेशो को बढ़ा के 40-50-60% भी कर सकते हैं। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के संबंध में अनेक डिफरेंट फील्ड्स के लोगों को या डिफरेंट स्फीयर्स को प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को, अनेक राज्य सरकारों को इसमें भागीदारी करने के लिए प्रेरित किया कि आप लोग आइए
और आपदा प्रबंधन से संबंध में की जा रही कार्यवाहियों के बारे में अपनी राय रखें, और उसमें जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनमें यदि आपको कोई डाउट है या उनमें कोई आपको मैनेज करना है तो उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। और भारत सरकार ने न्यूनीकरण के बारे में, एज फार एज किस तरह से को न्यूनीकरण किया जाए, एक नया बहुराष्ट्रीय मंच तैयार किया, और उसमें उन्होंने ये कोशिश की कि हम अधिक से अधिक लोगों से राय लेके कि कोई किसी भी फील्ड का है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी फील्ड एंड स्फीयर, कि जो किसी भी रूप में हमें आपदा के प्रबंधन या आपदा के न्यूनीकरण के बारे में हेल्प कर सकता है, उसको हम उसकी बात सुने। इसका जो है एक जो नया बनाया गया है NPDRR करके था, ये एक बहुराष्ट्रीय मंच है, गृह मंत्रालय इसका जो गवर्निंग बॉडी है, और इसमें सभी प्रदेशों के और जो वो है कैपिटल टेरिटरीज है, नेशनल टेरिटरीज है, इनका सबके प्रतिनिधियों को, पदेन सदस्यों को और मीडिया प्रतिनिधियों को, इनको सबको इनमें प्रतिनिधि बना लिया। और इनको की जो बैठक थी पहली, उसमें से ही इनको ये इन्हें को इस बात के लिए तैयार किया गया कि आपको हर हालत में हमें ऐसी स्थिति परिस्थितियों से अवगत कराना है कि कैसे कि हम जो DRR है इसको मुख्य धारा में लाना है, हम जोखिम जिससे कम से कम हो सके। और इस विषय में चाहे हमें कितनी भी गोष्ठियां करनी पड़े, कितने भी कार्यक्रम आयोजित करने पड़े, कितने भी कंस्ट्रक्टिव कदम उठाने पड़े, हमें हर हालत में वैज्ञानिकों से, समाजशास्त्रियों से, भूगर्भ शास्त्रियों से, चिकित्सकों से, सबसे एक ऐसा पैनल तैयार करना है कि जिससे कि वो पूल बनकर हमें ये बताए कि यदि हम ये प्रभाव डालें या ये उपाय करें तो इसको हम मिनिमाइज कर। लगातार चलते रहे ये विचार विमर्श चलते रहते हैं। प्रधानमंत्री ने इस मामले में 2017-18 में एक राष्ट्रीय मंच पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्य धारा में लाने के ऊपर एक आयोजित की विषय पे। उसमें उन्होंने कहा कि भाई देखिए, विकास बहुत जरूरी है, विकास होता रहना चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ जो विकास के लिए किए जा रहे प्रयास हैं उनमें आपदा का भी न्यूनीकरण हमें जरूर करना चाहिए। जोखिम को किस तरह से हम कम करें, मुख्य धारा में लाएं, ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमें जितनी भी इसकी गवर्निंग बॉडीज हैं उनका आपस में समन्वय स्थापित करना है, प्रतिरोध क्षमता बढ़ानी है, प्रतिरोधी निर्माण के लिए, जोखिम के न्यूनीकरण के लिए शासन के स्तर पर, समाज के स्तर पर, राज्य के स्तर पर और जितनी भी बॉडीज है उनके स्तर पर हमें कुछ ना कुछ एक समावेश करना है। आपदा का जोखिम किस तरह से नीचे करना है, उन सभी को कौन कौन से किस किस क्षेत्र के कौन कौन सी आपदाएं आती रहती हैं, उनको हमें क्षेत्रवार बांटना है। अब देखिए, आसाम की अलग स्थिति है, बिहार की अलग, J&K की अलग है, हिमाचल की अलग, उत्तराखंड की अलग है, दिल्ली की अलग। इन सब चीजों को देखते हुए और आपदा के प्रबंधन के खतरे को कम करने के उद्देश्य से जितनी भी परियोजनाएं, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है सर, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसमें फंड्स की कोई दिक्कत नहीं है। आप तय मानिए कि आप जो भी इसलिए इस क्षेत्र में फंड्स चाहेंगे वो हम देंगे। और आप परियोजनाएं 2020 में तो लिटरली ये तैयार कर ही दी गई थी पंचवर्षीय योजना के बाद कि आप DM स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और तालुका स्तर पर एक ऐसी कंस्ट्रक्टिव योजना बनाए, जैसा कि मैंने अभी पहले बात बताया, चाहे स्काउट्स एंड गाइड्स हो, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज वाले संगठन हो, इन सब को हमें तैयार करना है, हमें इनके
जो किस तरह से इनको डेवलप किया जाए, इनका वाइड स्प्रेड हो, मल्टीप्लायर में ये बढ़े, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 12 हो, और इनकी जो तैयारियों के बारे में कैसे सबको बताएं, उनका क्रियान्वयन हो, और न केवल ये बॉडीज बल्कि जो सरकारी अधिकारी हैं, एनजीओज हैं और अन्य समितियां हैं, ये सब सिविल डिफेंस हैं, इन सबको प्रशिक्षित भी किया जाए, और डमी जैसे आप देखा ये जो है, काफी दिन से देख रहे हैं इस बात को, ये जो सिविल डिफेंस वाले शोज भी करते रहते हैं कि सपोज आप कहीं बिल्डिंग में जाएंगे, सपोज इसमें आग लग गई तो हम क्या करें, यदि भूकंप आ गया तो क्या करें, और मेन बात यह है कि चिकित्सा या किसी भी बड़ी दुर्घटना का प्रबंधन कैसे करना। आप देखते हैं भारत में अब तक प्राकृतिक और मानव जनित अनेक आपदाओं को झेला है, और इन सब आपदाओं में बहुत लोग प्रभावित होते हैं, बहुत लोग इनसे हताहत भी होते हैं। चिकित्सा की तैयारियां, समाज के उन्नयन की तैयारियां, इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाने की तैयारियां, इसके लिए आप केवल चिकित्सीय यदि आप सुविधा किसी को प्रदान करते हैं उससे केवल नहीं काम करता। यदि ऐसे चल रहा होता तो फिर तो सब जगह हर 4 मकानों के आगे आप अगर एम्बुलेंस खड़ा कर दीजिए आप रुक जाएंगे, लेकिन नहीं। जितने भी ये हितधारक हैं, इनके अंदर जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि जो आप देखिए अभी जो इजराइल और उसका युद्ध चल रहा है, वहाँ जो बुजुर्ग हैं कई, वो खुद अपने आप को सेना के में आगे आ रहे हैं, कुछ बच्चों को आगे भेज रहे हैं, जिन्हें थोड़ा जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो दोबारा से अपने आप को डेवलप करके आ रहे हैं। ये तभी हो सकता है जब आपको इनके बारे में जागरूकता हो, और आप इन सबको करने के लिए आपके अंदर उत्कंठा हो, आपके अंदर विश्वास हो, और आप इन सबको करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। आपदा की स्थितियों से निपटने के लिए लोगों को जागरूक करना, लोगों को प्रशिक्षित करना, और लोगों को इस काबिल बनाना है कि वो न केवल स्वयं बचें बल्कि अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी इन सब चीजों से बचाने के लिए आगे आए। सबसे पहले आदमी को खुद आगे बढ़ना पड़ता है। सपोज भूकंप यदि आता है और आप अपने आप को बचा के भाग रहे हैं तो आप कोई विशेष काम नहीं कर रहे हैं। मेन बात यह है कि यदि आप इस भूकंप से बचाने में अपने अड़ोसी पड़ोसी को, अपने समाज के लोगों को जो अंडर प्रिविलेज है, या कोई असहाय है, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, उसको भी साथ में बचा रहे हैं, ये आपकी वो है। तो इसके लिए सम्मेलन आयोजित करना, ऐसी गोष्ठियां आयोजित करना, और उन गोष्ठियों के दौरान ही जो प्रतिभागी हैं, जो उसमें भाग ले रहे हैं, उनको अभ्यास कराना, उनको उनके स्पष्ट रूप से उद्देश्य बताना। और जैसे कि हम जब छोटे थे बाल सभा में बताया जाता था कि यदि भूकंप आ जाए तो टेबल टॉप के रूप में यूज कर रहे हैं, टेबल के नीचे छुप जाए, दीवार से सट के खड़े हो जाए, या फिर मेज के नीचे करें। इस तरह के जो छद्म अभ्यास है उनको करवाया जाता है, क्योंकि जब ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति आती है तो आदमी सबसे पहले मानसिक रूप से यदि तैयार नहीं है तो, और वो होपलेस हो गया है, तो सबसे ज्यादा तो दिक्कत उसको यही होती है। और इसलिए समय समय पर प्रेक्षकों के अंडर में, संबंधित अधिकारियों के अंडर में छद्म अभ्यासों का आयोजन करते रहने से आदमी के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है, और एक विशेष प्रणाली उसके अंदर डेवलप होती है कि जिससे कि वो न केवल स्वयं इन आपदाओं का सामना करने में सक्षम रहता है बल्कि औरों को भी सक्षम कर देता है। राज्य सरकारों ने संबंधित जितने भी डीएम हैं उनको विशिष्ट आपदा जहां पर ज्यादा आती रहती है, उन स्थितियों का सामना करने के लिए, उन स्थितियों को समझाने के लिए बहुत अधिक कार्यवाही करने के लिए, या उन्हें बहुत अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने के लिए, या बहुत अधिक उनको प्रभावशाली ढंग से उन्नयन कराने के लिए ये फंड्स दिए हैं। अब देखिए बहुत सारे फंड सरकार आते हैं लेकिन उनका कार्यान्वयन नहीं हो पाता।
और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जो इस एनडीआरएफ का गठबंधन था कि आदमी के अंदर जोखिम को कम करने के लिए हमें क्या करना है, ये सब चीजें हमें तैयार करनी चाहिए। और जब ये एक बार हमारे अंदर तैयार हो जाएंगी तो आप तय मानिए कि इन सब चीजों से हमें बहुत अधिक फायदा होने लगेगा। धीरे 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 हम इन सब चीजों से बच जाएंगे। और जितने भी ये तनाव हैं, जितने भी ये इस कार्रवाई के बाद के जो संगठक हैं, तो उन सब से बचने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। सबसे पहले तो हमें एक ऐसा कंट्रोल रूम तैयार करना चाहिए जहां पर ऐसी स्थिति परिस्थिति के लिए है। हालांकि एनडीआरएफ के जितने भी मुख्य कार्यालय हैं उन पर ये सब चीजें मिलती हैं। वो न केवल उपचार बल्कि हर एक स्थिति परिस्थिति को कैसे हमें उसका से बचना है उसके बारे में भी बताते रहते हैं। और एनडीआरएफ के जो हेल्पलाइन है उसके बारे में भी लोग कह रहे हैं एनडीआरएफ से आप कुछ भी पूछे वो बता देते हैं। और पूछताछ या चर्चाओं के परिणाम स्वरूप जो भी हमें सूचना मिलती है उसे हम समाज में कैसे फैला रहे हैं या उसको कैसे हम लोगों के बीच में ले जा रहे हैं, ये सब चीजें हमें बहुत ज्यादा इसमें करती हैं। स्कूल हो, कॉलेज हो, प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, इन सभी जगह पर किसी भी स्थिति में कैसे हम अपने मनोभाव से, कैसे अपनी मानसिक स्थितियों से या मानसिक स्वास्थ्य से आपदा या आने वाली आपदा की तैयारी के लिए या उसको कम से कम उसके प्रभावों को कम करने के लिए हम कितने तैयार हैं, ये बात बहुत ज्यादा काउंट करती है। मनोवैज्ञानिक लक्षण हो या मानसिक विकार हो, जैसे लोग इनके लिए तैयार होते हैं वैसे ही उनको धीरे धीरे जाती रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी। यदि आप इन सब चीजों को तैयार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार है तो आप तय माने निश्चित रूप से आप जो है इस सब में सफल होंगे। कुल मिलाकर यदि हम लब्बो लुभाव माने तो ये कि एक सामाजिक सहायता, मानसिक स्वास्थ्य, इन सब के साथ यदि हम आपदा प्रभावित लोगों को के कुशल क्षेम के लिए या उनके जो प्रबंधन है या उनकी जो दिक्कत है उसको न्यून करने के लिए यदि हम किसी भी रूप से सहयोग देने में सक्षम हो जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा। और आपदाओं का आप देख रहे हैं धीरे 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 आपदाओं के बारे में चेतावनियां, आपदाओं के आने के बारे में हमें एडवांस में नॉलेज मिलना, ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिनके द्वारा हम आपदाओं से होने वाले जोखिम या आपदाओं से होने वाले नुकसान को न्यूनतम कर सकते हैं। और आज के इस दिन पर जिस दिन की स्थापना की गई थी या जिस कार्यक्रम की स्थापना की गई है उस पर आप लोगों ने इस बातों को सबको ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। तो आपको सबसे पहले ये पूछना पड़ेगा इतना एक्स्ट्रा आप बोलते कैसे हो, मतलब कहाँ से इतना डेटा लाते हो? जैसे कोई ये मुझे लग रहा है आप ये सुप्रीम कोर्ट आपदा डिजास्टर कमेटी के मेंबर तो है ही हैं, ये तो 100% मैं कह सकता हूँ, कुछ जानता नहीं हूँ लेकिन जिस तरह आप बोले हैं मैं गारंटी दे सकता हूँ आप उसमें हैं, पक्की बात है। देख देख ये एक तो मैंने प्रोडिक्शन दे दी है, क्लियर कर दिया कि आप हैं, क्योंकि इतनी वास्ट नॉलेज है आपकी, क्योंकि ये सही है पकड़े हो। सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं। दूसरी बात हम बता दें, 89 से पहले ये कमेटी बनी नहीं थी, अगर बनी होती तो शायद उसका इनको फायदा मिल जाता। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, हमारे अवेयरनेस अभी बहुत कम है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ हमारे सेक्टर का। तकरीबन 20-25 दिन हो गए हमारे पड़ोस में ही 4 घर छोड़ के सोनी जी के घर में 4-4:30 बजे कुछ मुझे लगा कि साइलेंट टाइप लगा, मुझे सोचा पुलिस की वैन आई है सुबह का अर्ली मॉर्निंग। तो देखा, मैं सामने पर्दा हटा के देखा, मैं कहा सामने कई बार कोई एम्बुलेंस आई होगी, बीमार है, देखो वहां कुछ नहीं है। तो
मेरा मन माना नहीं, थोड़ा आवाज आई, मैं अपना रात को सवा 4 बजे अपना मेन गेट खोला, बाहर चला गया, देखा सामने एक फायर ब्रिगेड खड़ी है। और मैं इमीडिएटली गया, नाइट शूट में ही था, वो गया वहां, देखा कि हालत खराब है, तो धुआं निकल रहा है घर से, और फायर ब्रिगेड खड़ी है। वहां हुआ था कि कहीं आग लगी, किसी धुआं लगा, 3rd फ्लोर 3 फ्लोर थे, कहाँ लगी आग और धुआं कहाँ से आ रहा है किसी को पता नहीं। फर्स्ट टॉप फ्लोर वाले आदमी फंसे हुए थे, लेडीज वगैरह। तो कहने का ये मतलब, अच्छा, और यह सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, एक छोटा सा सेक्टर है, सोसाइटी नहीं है, लेकिन मेरे सिवाय कोई पहुंचा नहीं सेक्टर वाला आदमी। ये सोचिए, आई वॉज द ओनली मैन प्रेजेंट देयर फ्रॉम द होल सेक्टर। सिक्योरिटी भी हमारी सेक्टर वहां ऐसी है कि वहां कुछ नहीं है। हमने बाद में ये इशू मैंने उठाया भी RWA में, लेकिन कोई किसी को परवाह नहीं है, पड़ोसी के तक को पता नहीं है क्या हुआ। और मतलब कि अवेयरनेस बहुत, मतलब मैं खुद ही अपने आप को सोच रहा था कि कई बार सोचता था क्या जाना। मैं गया, मुझे बड़ी अच्छा लगा कि मैं अगर नहीं जाता तो ग्लानि थी, शर्म की बात है। मैं तो अंदर घुसने की कोशिश की, वे ऊपर जाऊं धुएं में, लेकिन मैं जा नहीं पाया। फिर फायर ब्रिगेड वालों ने ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगा के काम किया, बच गया, घर बच गया सारा। तो ग्राउंड फ्लोर में AC में आग लगी थी, और वहीं से धुआं सारा ऊपर चला गया था। तो बच गया, घर बच गया, जला नहीं सारे लोगों की, बोले काफी धुआं सबने लिया। तो कहने का मतलब बड़ी अवेयरनेस है इसका। कोई सेक्टर में ऐसा, सेक्टर में होता है डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान देना पड़ता है फैक्ट्री एक्ट के मुताबिक, वो भी देना पड़ता है, लेकिन हमारे सेक्टरों में भी ऐसा होना चाहिए। मैं कल परसों मीटिंग है, मैं ये अच्छा हुआ ये आपने बता दिया, मैं इसका क्वेश्चन रेज करूंगा। और नोएडा में भी होना चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे अभी डाउन द लाइन अभी परकुलेट नहीं हुआ ये, बहुत अवेयरनेस की बहुत कमी है। और हम लोग एक दूसरे से जैसे बोले मैं इशू उठाऊंगा, ऐसे अरविंद जी भी उठा सकते हैं। मैं एसोसिएशन में भी क्या किया जाए, तो आग लगेगी तो क्या होगा, तुके कहेगा कुछ है। जैसे इसराइल में है, सबको मालूम है, शेल्टर बने हुए हैं, लोग चले जाते हैं वहाँ। डेवलप कंट्री में सब जगह ये है, लेकिन हमारे कोई यहाँ कोई शेल्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और चलो कोई बात नहीं, अवेयरनेस है। आप इस लेक्चर ने सबसे बड़ा हमारे द्वारा भी थोड़ा अवेयरनेस और लाई है। और हम लोग ही मिलके करेंगे, बढ़ाएंगे भी तो हम ही बढ़ाएंगे, जितनी हमें अवेयरनेस पहले होगी फिर हम दूसरों में करेंगे। ये हम जितने भी थोड़े बहुत 2-10 लोग सुन रहे हैं, हमारी ड्यूटी बनती है कि अपने अपने इलाके में ये इशू रेज करें और अवेयरनेस बढ़ाएं। अपना कंट्रीब्यूशन जो भी कर सकते हैं जरूर करें। मैं ये, और बाकी जी का तो धन्यवाद करूंगा कि ऐसे ऐसे इशू लाते हैं ये। और क्योंकि ये खुद पार्टिसिपेट करते हैं, इनको इसलिए इनको अच्छा लगता है, इनकी पार्टिसिपेशन है काफी। ऑल्दो इनके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इसका जो व्यक्तित्व है, ये पार्टिसिपेशन बहुत करते हैं ऐसी चीजों में, तभी ये बोल सकते हैं, तभी इस तरह ये हमें हमें उत्साहित कर सकते हैं। धन्यवाद। देवऋषि जी एक बात मैं बताऊं, नहीं हाँ देवऋषि जी। जी वास्तव में आप देखिए जितने भी ये आप देखिए फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जो है ना 50% एक्सपायर्ड लगे रहते हैं। एक्सपायर लगे नहीं, हमारे हमारा एक मित्र है, फायर ब्रिगेड उनकी फैक्ट्री थी फायर फाइटिंग की। वो बेचारे बैठ के मुझे सारी कहानी पता लगे कि ऐसे ऐसे दिल्ली में टेंडर था गवर्नमेंट का। वो आदमी आया, उसने, वो उनका ऑफिसर आया, वो मेन जो हट था, बोले बोले ऐसे है कि चेंज करना, क्या करना, 30% इतना मुझे चाहिए, और बस आप बस इसी को लेवल चेंज कर दीजिए, बात खत्म बस हुई। बस बस। कहते मैंने मैं पार्टिसिपेट करने गवर्नमेंट टेंडर में बंद कर दिया, और उसके सिवाय कोई चारा ही नहीं है। उसकी खुद ही फायर 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 फाइटिंग इक्विपमेंट बनाता है। अभी उसने अपनी फैक्ट्री भेज दी, उसका सुपरवाइजर भी आया था परसों मिलने के लिए। तो कहता सब जगह यही है, तो डेट एक्सपायरी डेट चेंज कर दो, नई स्लिप लगा दो, बात खत्म हुई, मैं अब कोई बस समझने बस की नया जरूरत नहीं। नया स्टिकर लग जाता है, कुछ नहीं होता। नया स्टिकर लग जाता। खैर, हर तरह के लोग हैं समाज में, अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, दोनों इस तरह के लोग हैं। खैर, बाद में धन्यवाद तो आदरणीय नैब साहब देंगे, परंतु जो अभी आदरणीय देवऋषि साहब कह रहे थे कि मेरे अलावा कोई नहीं थे, आप एक चीज का जरा देखिएगा कि जो युवा पीढ़ी आ रही है, उन युवा पीढ़ी का समाज में कितना इंटरेक्शन है। मतलब आप लोग बुजुर्ग लोग तो हम लोग निकल जाते हैं बाहर में, उनका इंटरेक्शन कितने, वो कितने उनके फ्रेंड सर्किल है, कितना वो है, मतलब कितने लोगों से वो हलो करते हैं। मुझे माफ कीजिएगा, आज के समय में मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है। युवा पीढ़ी, अगर हम लोग बुजुर्ग लोग अगर फोन करना चाहेंगे, वो फोन तक नहीं उठाते हैं। मतलब सही। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सत्य, कटु सत्य है।
क्या संस्कार हैं, क्या चीज, मैं उस पर नहीं जा रहा, परंतु उनका इंटरेक्शन करने का वो चीज है ही नहीं। सभी बच्चे ऐसे नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी ऐसे हैं, परंतु हर तरह के, परंतु कहीं इंटरेक्शन वाला वाई नहीं है। तो जब तक बहुत इंटरेक्शन, बहुत 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 काम बाकी है इसके लिए बहुत सामाजिक उद्धार, बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जैसा जरूरत है। सबसे पहला उदाहरण तो अपना सुधार संस्था की सबसे बड़ी सेवा है, बाकी क्या कर रहे हैं इम्पोर्टेंट नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट है। नहीं, मैं तो बता आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, लेकिन ऐसे तो बात चलेगी नहीं ना। एक करना पड़ेगा सबको, कुछ ना कुछ तो बड़ा ग्लानि की बात है, बड़ी ग्लानि की बात है तो ये आपने है। जो बताया कि वो सब जब कोई नहीं आया, तो उसका मतलब ये है कि जब तक पड़ोसी के घर में आग लगी है तो कोई दिक्कत नहीं, जब अपने लगते तब बात में भगता है ना। हाँ, तो बिल्कुल क्वेश्चन क्या था, बिल्कुल। अगर मुझे दर्द हो, पीड़ा हो, तो ये हमें सभी को सोचना है, तो सभी को सोचने में ये वाली बात है। बात हुई। लेकिन बात जो देव ऋषि जी ने कही, एक जगह ये भी डिस्कशन हो रहा था कि मान लो हमको प्रतिकूल परिस्थिति के लिए हम कितने तैयार रहते हैं। जैसे मैं बीमार पड़ गया अचानक ही, तो मैं उसके लिए अपने घर में कितनी तैयारी कर रखी है। मुझे हार्ट अटैक हो गया, मैं अकेला रात में पड़ा हूं, तो कितने नंबर मेरे पास है, एम्बुलेंस के पास है, पड़ोसी है कि नहीं, हमारे पड़ोस में 4-5 लोग इस तरह के तैयार है कि नहीं जो एक दूसरे की सहायता करें, जैसे देवश्री जी ने कहा। तो इतना तो हम कम से कम कर ही सकते हैं कि अपने समाज में, अपने घर में, अपने दोस्तों में एक ऐसी मंडली बनाए 5-10 लोगों की, जो तुरंत ही खबर करते हुए कोई भी दिक्कत हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे डकैती हो, चाहे वो बहुत बदमाश आए, बढ़िया। चाहे वो एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे वो कहते हैं हमें दुर्घटना हो गई हो, हॉस्पिटल जाना हो, उसकी सहायता करें। यहां से ही शुरुआत हो जागरूकता की, तो बहुत ही आवश्यक है। मैं खुद सोचता हूँ, जैसे मैं पति पत्नी अकेले रहता हूँ, मतलब मेरे ऊपर कोई आपत्ति आती है तो मेरी पत्नी कैसे संभालेगी, इसकी मेरे पास एक आउटलाइन होनी चाहिए। और प्रायः जो नहीं होती है, सोच के कह रहे जो होगा तो देखा जाएगा। किसी की डेथ हो जाती है, तो भाई डेथ हो गई तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत ही वो शवदाह कैसे करना है, ये करना है, उसकी तैयारी वारी करते हैं, तो लोग वहां पर होने चाहिए। तो बात ये बिल्कुल सही है। विषय तो ये आपदा प्रबंधन के जोखिम को न कम करने के बारे में है, लेकिन जो देव ऋषि जी ने बात उठाई कि कोई नहीं जाता, संवेदनशीलता बढ़नी चाहिए। हमारे जितने मिलने जुलने वाले हो, जहां भी, चाहे वो पार्क में बैठे, चाहे वो हम अपने सोसाइटी में बैठे, या हमारे दोस्त लोग बैठे, या घर में बैठे, हमको एक ऐसी कोई तैयारी छोटी मोटी प्रतिकूल परिस्थिति के लिए अवश्य करनी चाहिए। ये ऐसा मेरा मानना है। और जहां पर भी लोग करके रखते हैं, जो टेलीफोन नंबर रखते हैं, 2-4 लोग रखते हैं, तो वो इसको ऐसी परिस्थिति से निकल सकते हैं आसानी से। ऐसा मुझे कहना ये बिल्कुल सही कहा। हमने ये हमारा एक मॉर्निंग वॉकर्स ग्रुप है, और हम महीने में एक बार कहीं मिलते भी हैं, और फर्स्ट वीक ऑफ संडे अपना या करते भी हैं कुछ ना कुछ। तो हमने अगर 2-3 दिन कोई नहीं आता तो उसके घर में फोन करते हुए तभी ठीक है कि नहीं। ये एक हमारा हमने शुरू किया, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। मैं भी जब बीमार था तो 4 दिन बाद फोन आया, वो घर में ही आ गए, क्या बात है, ऐसा बहुत दिन से नहीं आया, आप क्या क्या आपकी तबीयत ठीक है, अंदर ही आ गए। तो फोन भी आ गया, हमने किया। और जिनको बहुत अच्छा, में जैसे मुझे अच्छा लगा, दूसरों को भी बहुत अच्छा लगता है, और एक बड़ी एक सांत्वना मिलती है, एक संतोष मिलता है, भाई मुसीबत में एक लोग काम आ जाएंगे। तो ये आज जैसे आपने कहा, आप हमारे पत्नी अकेले हैं, ये हम भी अकेले एक दिन तो होंगे जरूर, वे इतने बेटा साथ ही रहेगा, ये भी चला जाएगा कहीं ना कहीं जॉब में। तो मैं हम शुरू से हम सोचते हैं अगर बीमार हुआ तो कौन से हॉस्पिटल में जाना, यही नहीं हमें पता। मुझे तो नहीं पता कि है। कौन ये से जो हॉस्पिटल में जाना एम्बुलेंस के, चाहिए। मेरी पत्नी को एम्बुलेंस के नंबर हम लोगों को पता होना चाहिए कि भाई यहाँ एम्बुलेंस करते 24 घंटे यहाँ मिल जाएगी, ये कौन से हॉस्पिटल में जाना है। तो और ये कौन से बेसिक डॉक्टर, आपदा आजकल तो फैमिली डॉक्टर भी वो अटेंड नहीं करते आपको ठीक टाइम से। कौन सा डॉक्टर के पास जाए मुसीबत हो, वो भी नहीं पता। तो ये बड़ी एक सोशल ईवल है हमारा। लेकिन जैसे आपने कहा भाई थोड़े थोड़े लेवल पे शुरू किया जाए आपस में ग्रुप में, तो मैं भी कल डिस्कस करूंगा अपने ग्रुप से। ऐसे हमने सब सेक्टर में भी कहा था भाई, ओल्ड एज के लिए, ओल्ड लोगों के लिए ऐसा को बनाया जाए को मुसीबत के टाइम डॉक्टर वाला, लेकिन बन नहीं पाया, हमारा RWA में बन नहीं पाया, ये प्रबंध हो नहीं पाया। एक वो योजना बनाई है कि पुलिस वाले हमारे यहाँ, जब हमारे यहाँ बगल में 2 घर छोड़ के मैं 109 नंबर में रहता हूँ, 107 नंबर में एक बुजुर्ग अकेले रहते थे। हमें पता ही नहीं चला। देखिए मैं बताता हूँ, वो बुजुर्ग अकेले ही रहते थे, तो पता ही चला कि वो रात में कोई गाड़ी आई पुलिस की, उन्होंने ताला तोड़ा, फिर एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस तोड़ के फिर उनको देखा दाखा, बीमार थे, घर ले गए, नागर साहब थे। तो क्या 3-4 दिन से अकेले रह रहे थे, किसी रिश्तेदार ने जब उनको 2-3 दिन फोन नहीं आया तब उन्होंने गाड़ी भिजवाई और सब कुछ हुआ। उसके बाद प्रशासन ने एक योजना चलाई कि वो सीनियर सिटीजन जहां जहां है
तो उनका एक डाटा रखा जाए, और डाटा रखा जाए जिससे कि वो तुरंत ही उनकी लोकेशन वगैरह पे पहुंचा जाए। तो उसमें भी भाग लें, उसमें भी अगर डेटा दे देते हैं तो अच्छा। हमारे यहाँ भी आया था कोई पुलिस वाला, सब फार्म वार्म भर के ले गए। सब पता होना चाहिए, मतलब उसकी प्रतिकूल परिस्थिति में क्या किया जाए। जो वागीश जी ने मामला उठाया वो तो बहुत बड़े लेवल पे है, लेकिन हमारे परिवार के छोटे लेवल पे भी हमको इसको शुरू करना, जागरूक रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक। नहीं, आपने बहुत अच्छा बिंदु उठाए। तो जैसे व्यक्तिगत रूप से मैं बताता हूँ, जैसे कि हम लोग सड़क पर चलते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल को लॉक रखते हैं। सपोज करो कि कोई दुर्घटना हो गई और किसी ने उस पर फोन करना चाहे तो लॉक में खोल ही नहीं पाएगा। कम से कम एक ये मोबाइल फोन कम से कम लॉक ना हो आपका। एक पॉइंट ये है ना कि अगर वो लास्ट डायलिंग करना चाहेगा तो कैसे कर पाएगा। अचानक आप जा रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ हो गया। दूसरा पॉइंट, जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से, हर आदमी कोई ना कोई पर्स रखता है अपने पास में, तो पर्स के अंदर अपना कार्ड तो होता है, तो हमने एक उस पर लिख रखा है इमरजेंसी। उसमें हमने 5 या 6 नंबर डाल रखे हैं कि अब मेरी इमरजेंसी में 5-6 लोग नंबर हैं, उनसे कांटेक्ट कर लें। तो कहने का मंशा ये कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। या जैसे कि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताऊं, जैसे गाड़ी हम ड्राइविंग कर रहे हैं, आज ही कोई बात चल रही थी मॉर्निंग में, तो गाड़ी ड्राइविंग करते वक्त में आपने देखा कि कभी कोई दुर्घटना जब होती है तो उसमें इंटरलॉक लग जाता है। तो मैंने अपनी सीट के नीचे एक बहुत बड़ा हथौड़ा रखा हुआ है। सपोज अगर इंटरलॉक लगता है तो अपने पास हथौड़े से शीशे को तोड़ दें। एक उसमें मैंने कैंची रखी हुई है। जैसे कहते हैं ना, होप फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। कैंची क्या है कि वो सीट बेल्ट से अपना जो है आप उसको काट सकते हैं। या आपको ये मालूम होना चाहिए, कोई अगर इंटरलॉक लग गया, दोनों चीजें नहीं है, तो ये बताते हैं कि आप दोनों पैरों से सामने को पुशअप कीजिएगा शीशे को, तो आपका जो शीशे की विंडो है वो हट जाएगी, निकल जाएगी। तो कहने की वजह चाहिए कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, वो हमें जागरूक होनी चाहिए। मतलब कि अचानक मतलब, या जैसे मैंने अपनी गाड़ी के अंदर अपना फायर का वो रखा हुआ है, एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, सीट के नीचे रखा हुआ है, मतलब एकदम नीचे ना, कोई एकदम अचानक लग जाए तो क्या होता है, इससे एक हिम्मत मिलती है और एक आदमी हतप्रत नहीं होता। क्योंकि जो घटनाएं होती हैं, ये मैं आपको बताता हूँ कि मेरे घर में 2 बार घटनाएं हुई। एक बार घटना तब हुई जब मेरे ड्राइंग रूम के अंदर जो टीवी था ऊपर रखा हुआ था एक्चुअली। तो टीवी रखने ऊपर रखने में जो पहले आपको शायद ध्यान हो, स्टैंड पे रख लेते थे ऊपर लगा के। कई जगह आपने देखे भी होंगे, जो अब तो नहीं रखते, अब तब तो ऐसे वैसे आ गए, वो बड़े टीवी आते थे, मतलब जिसमें पीछे को काफी कुछ निकला होता था। हाँ हाँ। तो वो ऊपर रखा था, तो अचानक मॉइस्चर से भाई साहब उसमें आग लग गई टीवी में, अचानक देखते देखते। लकीली अल्लाह के लिए एक गलती हमसे क्या हुई, उसके नीचे हमारा इन्वर्टर रखा हुआ था। अब क्या है कि भाई साहब अगर इन्वर्टर पे जाएगा तो एकदम ब्लास्ट होगा। तो सबसे पहले बगैर इम्बेलेंस हुए मैंने सबसे पहले पर्दे हटाए, इन्वर्टर को हटाया और जो मेन स्विच को बंद किया। तो क्वेश्चन क्या है कि ये चीजें हमारी जागरूक होनी चाहिए। या फॉर एग्जाम्पल, मेरे अभी मैं एक दिन क्लास ले रहा था, अचानक पता चला कि वो सेकंड फ्लोर में मेरे भाई की रसोई में, किचन में एकदम ब्लास्ट हो गया। मतलब ब्लास्ट मीन गैस से आग लग गई। सबसे पहले भाई ने क्या करा कि एक कंबल रखा हुआ था, नया का नया कंबल, उसने कंबल डाल दिया, क्योंकि आपने ऑक्सीजन लेवल पे वहां पर उसकी ऑक्सीजन खत्म कर दी। तो क्वेश्चन क्या है कि ये जो घटनाएं होती हैं, ये बड़ी छोटी और एकदम होती हैं, तो अचानक होती है, तो आदमी के हाथ पैर फूल जाते हैं। तो उस वक्त में हमें क्या करना है, तो अपने मेंटल स्टेटस को मेंटेन रखते हुए, जैसे एक बार मेरे यहाँ बिजली से आग लगी, मुझे मालूम है एक बार, तो सबसे पहले उसको लाइन को स्विच ऑफ किया वहां से जाके। तो क्वेश्चन क्या है कि बड़ा बैलेंस रहना पड़ता है। अब जैसे मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि सपोज करो, अब ये डिजास्टर का कह रहे हैं कि आजकल के समय में आपने देखा होगा कि वो हॉर्न या मोबाइल पर भी आजकल वो आ रहा है, आप लोगों के भी आएगा ब्रिंग ब्रिंग करके ना, अलर्ट। अलर्ट आ रहा है ना। अब आप ये अलर्ट देखिएगा कि अगर अलर्ट आ रहा है तो उस वक्त में भागने की स्थिति में हमारे पास क्या चीज होनी चाहिए। तो आप तो घर छोड़ के जाएंगे, आप क्या चीज लेके जा सकते हैं, तो कोई ऐसा बैग होना चाहिए आपके पास जिसमें कि आपका रेडी बैग जिसे कहते हैं, उसमें आपका सर्टिफिकेट हो, डॉक्यूमेंट हो, आधार कार्ड हो, या कोई चीज भी हो, मतलब। क्योंकि आप तो जब एकदम निकल जाएंगे भाई, आपको नहीं पता कि कौन सी घटना कितनी होती है। हाँ, तो जैसे इमरजेंसी किट होती है, तो आपकी इमरजेंसी किट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने क्या कर रखा है, मैंने हर फैमिली का एक अपना फोल्डर बनाया हुआ है मेडिकल का। जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो सारे डॉक्यूमेंट उसमें लगे हुए हैं, मेरी मेडिक्लेम की पॉलिसी लगी हुई है, उसमें आधार कार्ड लगा है। अचानक अगर कोई चीज होती है तो वो पूरी फाइल ही आप लेके चलते हैं अपना, वरना तो आप कागज ढूंढ चले जाएंगे, डॉक्टर को क्या बताएंगे आप। हम्म। तो बाद में कहना, ये बातें बड़ी छोटी छोटी सी। अब जैसे मैंने अपने बताया था, मेरी बात चल रही थी नर्स साहब से किससे, कि जैसे अब 60 हमारी रिपोर्ट्स हैं फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर के पास उस पर पढ़ने पलटने का टाइम नहीं है। हमने क्या करा, एक्सेल में शीट बनाई, 60 जो हमारी प्रॉब्लम है, 10 साल से हम क्या चल रहे हैं, लास्ट में क्या डेटा बता दिया। कटोरी में इससे निकाल क्या है दो। कि बातें बहुत छोटी छोटी सी है, परंतु उससे अगर हम अलर्ट रहते हैं तो चीजें छोटी सी हैं और वो हमें बड़ा ही हेल्पफुल होती हैं गाड़ी ड्राइविंग करते हैं, क्योंकि ये घटनाएं हमारी अचानक होती हैं।
अचानक शब्द का ही उत्पत्ति से हुई है, अचानक हुई है। तो अचानक में हम कैसे अलर्ट रहे? ये घटनाएं रोज रोज नहीं होती है, सड़क पर घटनाएं रोज रोज नहीं होती हैं। उस अचानक में हम कैसे करें, अच्छा फिर हम कैसे करें, कैसे पड़ोसी की मदद करें, कैसे करें, ये चीज होनी चाहिए। चलिए, एक और किसी को कोई हो जिज्ञासा हो तो बात सकते हैं। साथ ये अग्रवाल साहब के साथ कुछ कहना चाहेंगे तो फिर नैब साहब हमारे धन्यवाद देंगे बाद में, बोली करके। बाकी अशोक जी कुछ कहना चाहेंगे? कोई बात विशेष नहीं थी। जो बात पांडे जी ने बता दी कि 112 नंबर पर पुलिस वाले सभी जगह से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, और ये बड़ा अच्छा पहल है गवर्नमेंट की तरफ से कि सीनियर सिटीजन्स के बारे में पुलिस के पास नंबर हो। अगर कोई मदद के लिए नहीं है तो 112 नंबर पर जरूर आप टेलीफोन करिए। अच्छा, बातें तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन बातों करने के बाद में उस चीज को अमल में लाने की नौबत नहीं आती। बातें तो बहुत अच्छी हुई है। तो अब ये है जैसे कि हर एक जगह ग्रुप बने हुए हैं, अपने अपने, हमारा भी ग्रुप बना हुआ है, आपका भी ग्रुप बना हुआ है। अगर अचानक कोई नंबर पूछना चाहे, कम से कम पड़ोसी ही काम आता है, बहुत दूर का आदमी काम नहीं आता है। और अब तो आजकल ये हो गया है कि सामने फ्लैट सिस्टम में तो ये हो गया कम से कम कि बगल वाला पड़ोसी भी आपको नहीं जानता है। बगल वाला पड़ोसी आपको नहीं जानता है कि आपका नाम क्या है, आपका नंबर क्या है। कल्चर ऐसा हो गया है कि एक दूसरे से बात करना नहीं चाहता। इमरजेंसी में कौन किसकी सहायता करेगा, तो आपको ये पहचानना पड़ेगा भाई, दो चार आदमी कम से कम ऐसे हो पड़ोस वाले का, बहुत दूर वाले काम नहीं आ पाएंगे, जो कि आपको मदद कर सके। अभी देखिए, जैसे एनसीआर में क्या आए दिन भूकंप के खबरें आती रहती है। हमारे यहाँ तो बिल्डिंग में अक्सर हम लोग, कोई 7वीं मंजिल पर रह रहा है, कोई 8वीं मंजिल पर रह रहा है, कोई 14वीं मंजिल पर रह रहा है। अगर भूकंप आ भी गया, रोज रोज सूचना आती है, तो आप कैसे उतर के नीचे भागेंगे आप? हम लोग जैसे सीनियर सिटीजन हैं, हम लोग तो जीने से उतर ही नहीं पाएंगे तब तक धराशायी हो जाएंगे। तो ये सब चीजें हैं जरूर। और मैं समझता हूँ कि एक किसी जगह टेलीफोन काम नहीं आते हैं। एक कागज पे लिस्ट बना करके, जैसे पुराना सिस्टम जो होता है भाई, हमारा तो पुराना स्पाइस के सिस्टम जो है वो सबसे अच्छा लगता है। आजकल की जनरेशन के पास में कोई फाइल सिस्टम है ही नहीं। सब चीजें उनके लैपटॉप पे है, सब चीजें उनके कंप्यूटर पे है। और दे डोंट कीप एनी मनी आल्सो। उनका पर्स देखेंगे तो बिल्कुल खाली मिलेगा, 100-200 रुपए ही मिलेंगे। सब प्लास्टिक कार्ड आते हैं। तो अब ये इतना कितना भी कहते रहो इन लोगों से, तो सुनते तो है नहीं, ये लोग अपने हिसाब चलते हैं। तो ये सब चीजें हैं, देखना पड़ेगा। अब जैसे, अब इसके लिए मैं समझता हूँ कि एक ग्रुप बना करके, जैसे बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हुई हैं, एक ग्रुप बना करके कि भाई अगर अगर भूकंप आ जाए तो क्या क्या चीज रखना चाहिए, ये सर्कुलेट कर देना चाहिए। ठीक है ना? अगर सपोज के लिए आपका बीमार हो गया अचानक आप, या हार्ट अटैक पड़ गया आपको, तो आपको कौन से इमरजेंसी नंबर है जहाँ पे आपके परिवार वाले आप टेलीफोन कर सकते हैं। तो ये एक मतलब जो बातें हुई, इसको एक धरातल पे लाने के लिए भी जरूरत है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि एक ऐसा आप बना दें जिसमें कि ये सब चीजें आकर के सर्कुलेट हो जाए इसी में ही, तो उसका आपको लाभ मिल जाएगा। इसमें इतनी बात कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। शेखरी साहब, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? अशोक शेखरी साहब बड़े वरिष्ठ हैं हमारे, कुछ ना कुछ आपका भी अनुभव होगा। और साउंड खोल लीजिएगा, साउंड बंद है आपकी। साउंड साउंड। मेरा ज्ञान कम है सर, इसके कोई इसमें बात नहीं, अंदर। चलिए कोई बात, चलिए तो आदरणीय मेरे साहब। पास कुछ शब्द नहीं है सर, मैं कोई, ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ। तो ठीक ठीक, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नैब साहब आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद वागीश जी। आज आपने एक बिल्कुल ही अनोखा सा सब्जेक्ट लिया, आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबंधन। हम लोग सोच रहे थे कि इसके ऊपर पूरी सीरीज चलेगी। पहले आप बताएंगे आपदाएं कैसी होती, फिर जोखिम कैसे होते हैं, फिर इसको कैसे कम किया जाए, उससे अगर कम करने के बाद भी कुछ हो जाता है तो फिर कैसे इसका प्रबंधन किया जाए। लेकिन हम लोग ये नहीं बताते कि आज आपदा जोखिम वाला दिन है जिसको आपने उस तरीके से यूटिलाइज किया। और इसकी खूबसूरती ये रही कि आपके इस सब्जेक्ट को लेने से एटलीस्ट इतना डिस्कशन हो गया कि हम लोग अपनी रोजमर्रा की लाइफ में किस तरीके से जोखिम में रहते हैं। और खासकर जब बात होती है ना कि अकेले थे और वो पुलिस को आना पड़ा, या हम लोग किस तरीके से करें कोई, तो ये जो इस वक्त हम लोग का सोशल स्ट्रक्चर होता चला जा रहा है, न्यूक्लियस फैमिलीज होती जा रही हैं, लोग अकेले रहते हैं, बच्चे बाहर जा रहे पढ़ाइयाँ, अब वो बिजनेस खत्म हो गए हैं, कोई लोकल लेवल पे बच्चे रहते नहीं है। और जिसके सिर्फ लड़कियां हैं तो शादी के बाद वो चली गई हैं, मियाँ बीवी अकेले हैं। अब जैसे आज वाइफ नहीं है तो मैं सुबह से अकेला हूँ, शी हैज गॉन आउट।
तो मैं और मेरा पेट 2 लोग टहल रहे हैं सुबह से, तो कुछ भी हो जाए, एनीथिंग। और इवन जब मैं गाजियाबाद में पोस्टेड था, तो एक बार वो इलेक्शन के टाइम में मैं वहां पर था, तो 4 दिन लगातार मैं कमरे के अंदर था, एंड आई वाज थिंकिंग कि अंटिल अनलेस सम स्मेल कम्स आउट फ्रॉम माय रूम कि डेड बॉडी सड़ने की, तब तक अड़ोस पड़ोस में किसी को पता नहीं चलेगा कि अंदर कोई रहता भी था, कोई मर गया। तो ये तो कल्चर है, और ये मजबूरियां भी है, और कोई किसी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, कि रास्ते में जैसे कोई एक्सीडेंट भी किसका हो जाता है, तो कोई बगल से निकल जाएगा, कुछ नहीं रोकेगा, या कोई इंसिडेंट हो रहा है, कोई मारपीट हो रही है, किसी लड़की के साथ कुछ हो रहा है, या कुछ चुरेबाजी हो रही, लोग उससे खुद को बचा के चलते हैं। और अगर कहीं उन्होंने कुछ भी थोड़ी सी हिम्मत दिखा के कुछ किया, तो फिर पुलिस वाले उनको भी पार्टी बना के फिर उनके साथ भी क्या क्या होता है, इस तरह की चीजें हैं जो अनफोर्सीन है। तो उसकी वजह से, अब जैसे अब बताया गया कि पुलिस वाले फॉर्म भरवा के ले गए, लेकिन उसको यूटिलाइज करेंगे, ये बात है कि वो हमारे लोग अभी स्ट्रक्चर इस तरीके का नहीं है, अभी वो सोच वैसी नहीं है, हम लोग की सिविक सेंस उस तरह का नहीं है। अब यहाँ पर अभी रिसेंटली अखबार में 3-4 दिन पहले खबर थी, कितनी कंप्लेंट्स थी जो बंद लिफाफे में, या जिसमें गोपनीय सूचनाएं थी, वो अपने एक पुलिस ऑफिसर में, सीनियर पुलिस ऑफिसर है, उनके यहाँ कूड़े के डिब्बे में मिली। तो जब कुछ पत्रकारों ने कहा कि साहब ये सब देखिए बिना खुले लिफाफे हैं, तो फिर गए, इंस्पेक्शन किया, उनको निकलवाया, तो देयर आर वेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और उनको भी वहां के लोगों ने फेंक दिया, कभी खुल के पढ़ाई नहीं। तो जो फॉर्म भरवा के ले गए, उनका कितना यूटिलाइज करेंगे, कितनी बार फोन करके पूछेंगे भाई आप लोग ठीक हो, कोई परेशानी तो नहीं, दैट इज येट टू बी सीन। बाकी देखिए, जहां तक आपदाओं की आपने बात की, आपदाएं प्राकृतिक भी होती हैं और मैन मेड भी होती हैं, और कुछ मैन मेड में हम लोग खुद नेचर के साथ जितना खिलवाड़ करते जा रहे हैं, उतनी अपने लिए परेशानी अर्जित करते जा रहे हैं। अब अगर बड़ी बड़ी आपदाओं को देखें, जो एकदम से जिन विषय में आप तैयार नहीं होते हैं, जैसे नेशनल डिजास्टर बनाया गया, तो उसमें आपको अगर कोई पहले से अप्रीहेंशन होता है कि भाई चक्रवात आने वाला, कुछ होने वाला, तो वहां से आप लोगों को हटा देते हैं, वहां पे कम से कम उस वक्त जन हानि कम होती है। बाकी जो प्रॉपर्टी का लॉस होना, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जहां पे बिल्कुल पता नहीं चलता, अचानक चीजें होती है, जैसे आप सामने से कोई गाड़ी आ रही, ट्रक आ रहा, रिक्शा आ रहा, तो आप बचने की कोशिश करोगे, लेकिन अगर पीछे से किसी ने आके मार दिया, आपको नहीं पता चलेगा। तो ऐसी 2 बड़ी घटनाएं मुझको याद आती है, तो केदारनाथ में हुई थी, किसी को आशंका नहीं थी, और रात के टाइम हजारों हजारों लोग बह के खत्म हो गए। मतलब ये कानपुर में हम जानते हैं, डिपार्टमेंट के जीपी सेना से आते हैं, उनकी फैमिली के 20 लोग गए थे, खाली एक आदमी वापस आया था, और उनकी पूरी अपनी फैमिली समाप्त हो गई थी, उनकी वाइफ, उनकी बहू, उनका बेटा, उनके बेटे के बच्चे। तो और मतलब एक ग्रेट डिजास्टर, जिसने झेला वही जानता है। दूसरा, अगर आपको याद हो, एक सुनामी आई थी, सुनामी जिसमें कि 1.5 लाख के आसपास के लोगों की डेथ हुई थी, वो एकदम से, जिनके बारे में हम लोग को पता नहीं होता। जहां हम चक्रवात के बारे में पता कर लेते हैं, तो अगर याद हो, उड़ीसा में जो पहला चक्रवात आया था, जो हम नोन इधर है, पंजाब, 20-25 साल पहले की बात है, 2002 में आया था या उसके पहले, उसमें 10,000-12,000 से ज्यादा लोग मरे थे, बहुत तबाही हुई थी। लेकिन उसके बाद जब वो तैयारी के साथ उसके लिए रहे, उन्होंने वहां से लोगों को हटा दिया, तो हार्डली देयर वाज एनी डेथ, 2 या 3 लोग की डेथ हुई थी, वो भी जो दिल के मारे वहां से नहीं हटे कि हम ना घर छोड़ के नहीं जाएंगे। तो बात सही है। अब नई नई तकनीकें आ गई हैं, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, नए नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए हैं। अब टीवी आ गया, उसका स्टैंड आ गया, तो उसमें मॉइस्चर भी आ गया, आएगा, और अगर उसकी आपने केयर नहीं की, तो आग भी लगेगी, ब्लास्ट भी हो सकता है। आजकल रोज कितने व्हाट्सएप पे वीडियोस आते हैं कि आपने चार्जिंग पे लगा दिया उसको, मोबाइल को, उसको रात को ब्लास्ट कर गया, आग लग गई, कुछ हो गया। इवन वो जो आपका जो जो पावर पैक लेके जाते हैं, उसका पावर बैंक चार्जिंग के लिए, उससे ब्लास्ट हो जाते हैं। तो जितने भी हम अपनी सुविधाओं के लिए चीजें बनाएंगे, उतना ही अपनी सेहत के साथ और अपने साथ खतरों को लेकर, एक तो हम, अब जैसे वो कारों में लोग सिलेंडर लगा के ले जाते हैं, एलपीजी सिलेंडर लगा के चलते हैं, तो वो एक साथ में अपने बॉम्ब लेके चलते हैं, कभी भी ब्लास्ट कर सकता है। तो ये डिजास्टर मैनेज करने के लिए ये है कि हम अपनी सिर्फ सुविधाएं नहीं देखें, अपनी सेफ्टी भी देखें। और राष्ट्रीय स्तर पे जो चीजें हो रही है बहुत अच्छी हो रही है, उससे जनहानि बहुत कम हुई है पहले से।
और इसमें जहां पर भी हम लोग से सहयोग हो सके हम लोग को करना चाहिए। आज आपने ये विषय उठाया, एक नया विषय था, विषय उठाने के साथ उसके बारे में आपका जिसके बारे में गहन जानकारी थी वो बाद में पता चला आप उस कमेटी के मेंबर भी हैं, इसलिए आपको तो स्वयं मैनेज करनी है चीजों को, वहां पे रखना भी है। और इसी तरह के आप विषय उठाते रहें, इसी तरह की चीजों से हम लोग को भी जागरूक करते रहें। आपके आज के उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। वैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सरकार के स्तर से भी बहुत काम हो रहा है, मतलब पहले के मुकाबले बहुत काम हो रहा है और डिजास्टर्स के अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत एक्टिव है। और जैसा भी जरा कोई बात हो जाती है इमीडिएट एनडीआरएफ की, अब तो स्टेट लेवल की भी है, सेंट्रल लेवल की भी है। स्टेट लेवल के पहले भागते, उनसे मैनेज नहीं होता तो फिर सेंटर अपने एनडीआरएफ के पूरी फोर्स को भेजता है एंड वो दे आर रियली वेरी डेडिकेटेड फोर्स, वेरी डेडिकेटेड फोर्स। जैसे वागीश जी ने बताया कि सरकार की तरफ से भी फंड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें जो है गवर्नमेंट भी काफी कर रही है। और कहीं ना कहीं मतलब अब तो मतलब ये देखिए ना, हर चीज के अंदर अपना कहीं हमारे लोग फंसे हुए किसी कंट्री में तो उसको पूरे को लाने की कोशिश करती है। बोला एक भी आदमी अगर हमारा फंस गया तो उसको भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ह्यूमन वैल्यूज पे भी हमारी गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा मतलब लाइफ पे वैल्यू देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते बस वो। हाँ, सरकार से या किसी से हमारी कोई वो नहीं है, परंतु हमारी ये है कि अपने लेवल पे हम कितना कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है ना, ताकि हम एक जागरूक रहें। इस मंच का भी यही उद्देश्य है कि ताकि हम लोग जागरूक रहें और किसी को क्रिटिसाइज या वो नहीं करना, तो हम लोग जागरूक करके कितना काम कर सकते हैं, मतलब ये ना। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एनके साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वागीश शर्मा जी, आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विषय आप, अगर आपका जमीर और नियत साफ है, अगर आपका जमीर और नियत साफ है तो इस बात की कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। अगर आपका नियत, जमीर और नियत साफ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे बुरा। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी नियत से जाने जाएंगे, दूसरे की सोच से नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी नियत से जाने जाएंगे, दूसरे की सोच से नहीं। आइए 3 बार उनका क्या करते हैं। वेरी नाइस। शांति 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 शांति। शांति। सबको प्रणाम से प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।